वनिकम वंदनम स्वागत है नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 10 फरवरी, मंडे है, वीक का फर्स्ट डे है। देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल हैं। देखिए आज पूरे न्यूज़पेपर में ना, जैसे आपको पता होगा, दिल्ली में अभी स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन था, ठीक है। ओवरऑल रिजल्ट भी आ गया है, तो बीजेपी वन हुई है, ठीक है। मेजॉरिटी सीट्स मिले इन्हें। आम आदमी पार्टी का काफ़ी बहुत ही बुरा डिफीट हुआ है। तो यहाँ पे पूरे न्यूज़पेपर में जो है थोड़ा सा पॉलिटिकली एजेंडा ज़्यादा है, नो डाउट, ठीक है। पर्टिकुलर राइटर्स मेनली जो हैं बीजेपी ओरिएंटेड चीज़ें गिनवा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के अदर स्टेट्स कंपैरेटिवली दिल्ली, क्योंकि एक्चुअली ये रीज़न इसलिए है ना, 1998 के बाद अब सीधा बीजेपी आई है स्टेट लेजिस्लेटिव में। एमसीडी में तो फिर भी आ गई है, इससे पहले आ चुकी थी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव में दिल्ली में काफ़ी लंबे टाइम तक 2008 तक तो 8 से 12 तक तो कांग्रेस का था काफ़ी अच्छा खासा। उसके बाद 13 से तो अरविंद केजरीवाल जी के आम आदमी पार्टी जो है उसी का ही रोल रहा है, और बीच में एक बार प्रेसिडेंट का इमरजेंसी भी लग गई थी दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पे 1998 के बाद बीजेपी का स्टेट लेजिस्लेटिव में दिल्ली में आना, ये बहुत बड़ी एक अलग इनकी जीत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें जो है अब वही बात है, अब 1998 की जो पार्टी है एनडीए की बीजेपी की, और अब जो है बहुत फ़र्क भी है। लेट्स देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन यहाँ पे पूरे न्यूज़पेपर में थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल था, मैंने रीड करके देखा, लेकिन मुझे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कुछ काम का दिखा नहीं। लेकिन ये एक आर्टिकल था जिसमें इन्होंने, है ना, ऑल्दो ये भी पूरा का पूरा पॉलिटिकल ओरिएंटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइटर जो हैं बीजेपी के कुछ स्टेट्स की तारीफ़ कर रहे हैं कि जहाँ उस पार्टी ने अच्छा अच्छा किया है। नो डाउट, हमें पार्टी से मतलब नहीं है कौन सी पार्टी क्या कर रही है, हमें मतलब है इशू से, कि हमारे देश के सिटीजन्स के जो इश्यूज़ हैं उन्हें हमें एड्रेस करना है। कोई भी पार्टी आएगी जाएगी, अब 5 साल बीजेपी रहेगी, 5 साल के बाद कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी आ जाएगी। यहाँ इशू किस पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एड्रेस किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा किस गवर्नमेंट के द्वारा मेनली यहाँ पे जो है सॉल्यूशंस को लेके आया गया, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसको, है ना, जैसे यहाँ पे राइटर ने दो चीज़ें, मतलब ओवरऑल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर किया है। यहाँ पे एग्जांपल लिया हरियाणा का और दिल्ली, क्योंकि ये डबल इंजन हो गया। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जैसे हरियाणा में भी बीजेपी अभी रिसेंटली स्टेट लेवल पे, और दिल्ली में भी बीजेपी हो गई, तो क्या होता है, हरियाणा में जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव जाके काम करके वापस अपने घर लौटते हैं, ठीक है। मतलब तो क्या हो गया, ये डबल इंजन हो गया कि मतलब हरियाणा के लोग दिल्ली भी जा रहे हैं, दिल्ली के लोग वापस हरियाणा, तो माइग्रेट होके जो है डेली माइग्रेशन भी होता है, तो डबल इंजन कहा गया है कि। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली एक राइटर का ये भी कहना है कि हरियाणा में बीजेपी का रहना जो है कहीं ना कहीं एक प्लस पॉजिटिव था, दिल्ली में वापस बीजेपी का आना। लेकिन इतने लंबे टाइम बाद आना जो है बहुत बड़ा एक शॉकिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी पता है, देखिए पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें हुई अभी इलेक्शन से पहले, लिकर केस का एलिगेशंस लगाना, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। खैर, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट अच्छी बताई हैं कि जैसे जहाँ जहाँ अच्छा गवर्नेंस हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गुजरात और हरियाणा का कंपैरेटिवली देखें मॉडल का, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा जो है पहले सिंगल इंजन था, मतलब अब जैसे हरियाणा तो डबल इंजन है, क्योंकि जैसे अब हरियाणा में बीजेपी हो गई और दिल्ली में भी बीजेपी, ठीक है। लेकिन पहले जो है दिल्ली अलग पार्टी थी, हरियाणा अलग पार्टी था, तो चीज़ें अलग अलग होती हैं, डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से अलग अलग बताया जा रहा है। जैसे वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, तो पर्टिकुलर एक रीजनल पार्टी जो है वो स्टैंड करती है वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ और बता दी, तो ये चीज़ें आपको आंसर में नहीं लिखना, ये आप अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आंसर्स में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, आपको मैं ये इसलिए कवर करवा रही हूँ ताकि एक बेसिक आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकली पार्टी का, नो डाउट हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन आपको एज अ सिटीजन भी और एज अ एस्पिरेंट आपको पता है ना कि किसके क्या प्लस हैं, किसके क्या माइनस हैं, क्योंकि पार्टीज़ के बिहाफ पे काम करने वाले तो, या फिर पीछे से जो ब्यूरोक्रेट है वही मेनली सारे पॉलिसीज़ डिसाइड करते हैं, तो किसके क्या प्लस माइनस है ये तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। हमें फेवर पे नहीं जाना, हमारे लिए ये पार्टी अच्छी है वो पार्टी बुरी, इस पे नहीं जाना, लेकिन किस टाइम पे क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या इश्यूज़ हुए, किस में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के उस गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शंस उठाए, ऐसी क्या चीज़ें कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करी गई, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर आप बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ही उठक बैठक हुआ। अभी बीच में 2014 में अलग पार्टी थी, फिर 2047 से अलग थी, 2022 से अब बीजेपी है, तो इस तरीके से हुआ। और जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे पार्टीज़ बीजेपी जैसी पार्टी आ ही नहीं पाई
ही है, जैसे तमिलनाडु है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनल पार्टी का काफ़ी अच्छा खासा बोला वाला रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ डेटा बता रहे हैं राइटर, अलग अलग स्टेट्स का कंपेयर किया गया है। जैसे अगर दिल्ली का परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम पिछले लंबे टाइम से 3.2 ही रही है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है ये काफ़ी कंपैरेटिवली लो है एज कंपेयर अदर स्टेट्स के, ठीक है। ग्रोथ और होनी चाहिए थी। अगर हम यहाँ पे जो कगार या CAGR बोलते हैं, जिसको कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है, वो 6.6 है। यहाँ पे गुजरात का जो ट्वाइस हो जाता है। वेस्ट बंगाल में जहाँ मतलब यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से एक ही पार्टी जब 2-3 स्टेट्स में होती हैं, या फिर दूसरे कंपेयर टू वो पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेट में होती है, तो वहाँ ग्रोथ का डिफरेंस आता है, ये राइटर का कहना है। लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स, जैसे अगर आप बात करोगे तो जैसे इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ड्यू टू इन्फ्लेशन, यहाँ पे इन्फ्लेशन की भी बात बताई है। खैर ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अर्बन एम्प्लॉयमेंट में जैसे कुछ डेटा बताया है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली में काफ़ी बना हुआ है 20%, मतलब 1000 लोगों में से 20% को ही एम्प्लॉयमेंट है, बाकी रेस्ट ऑफ द पर्सन जो है अनएम्प्लॉयड रहे हैं। वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात में भी ये चीज़ काफ़ी अच्छा खासा अनएम्प्लॉयमेंट मेंटेन है। दैट मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट है, चाहे वो कोई भी पर्टिकुलर पार्टी हो या नहीं हो, अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा बना हुआ है हम अभी भी हमारे देश में, ठीक है। और अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोविड के लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जॉब देने में या फिर रिपीटेडली जो है लोगों को जॉब गेन करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन और द परसेंटेज एज ऑफ वर्कर इन द पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब जितनी पॉपुलेशन है आपकी टोटल वर्किंग की, उसमें से कितने लोग काम करते हैं अपॉन में, ठीक है। तो वो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन हो गई। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिल्ली का बताया जा रहा है कि अगर नेशनल एवरेज की बात करो, नेशनल एवरेज में जितना नेशनल एम्प्लॉयमेंट है ना, उसका भी आधा है, उसका भी बहुत कम रेट पे है, ठीक है। लेकिन गुजरात में काफ़ी अच्छा खासा है ये। खैर इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके ब्रिजेस की, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे है, रोड्स बनवाना, यहाँ पे ब्रिजेस बनवाना। लेकिन दिल्ली का जो है आपको भी पता है, देखिए दिल्ली का अभी पिछले 2 डेकेड से है ना, 2-3 डेकेड से जो है मेनली फोकस एजुकेशन पे रहा है, हेल्थ पे रहा है, ठीक है ना। इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा रहा है। वुमेन की सेफ्टीज़ के लिए फ्री बसेस, इसके अलावा मेट्रो के जो रेट्स होते हैं स्पेशली वुमेन्स के लिए, वो काफ़ी कम करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो इन सेक्टर्स पे काम किया है रेदर देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच। आपको पिछले 10 साल में दिल्ली में कुछ बड़ा नहीं दिखेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है, दिल्ली ने ना, तो ये स्टेट है ना यूटी है, मिक्स है ये थोड़ा। तो दिल्ली ने कभी ऐसा नहीं किया कि बहुत बड़ा कोई ब्रिज बना दिया, कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा कनेक्टिविटी जोड़ा है। इसका देखिए एक और रीज़न ये भी है ना, क्योंकि लैंड का जो पावर है ना, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, ये सेंटर के अंडर में आता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। खैर इसके अलावा बजट एक्सपेंडिचर्स की बात करोगे तो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो ये चीज़ ना, देखिए ये चीज़ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी सीखने की ज़रूरत है यहाँ। जैसे आम आदमी पार्टी अभी तक ना पूरे ओवरऑल नेशनल लेवल पे ना एजुकेशन में सबसे ज़्यादा 21% जो है, इन्होंने अपने पूरे बजट का 21% अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं दिल्ली के, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप नेशनल एवरेज का देख लोगे तो बाकी जो स्टेट्स हैं जितने भी हैं, जैसे हरियाणा में तो सिर्फ 10% ही होता है, नेशनल एवरेज ही सिर्फ 13% है अपने पूरे बजट का। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट को सीखने की ज़रूरत है कि एजुकेशन पे आप जितना फोकस करोगे उतना ही आपका जो स्किल है, उतनी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है वो रिजॉल्व होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे बजट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड फैमिली में अगर आप देख लोगे तो ये पूरे टोटल एक्सपेंडिचर्स का भी बहुत अच्छा खासा है नेशनल एवरेज का। जैसे नेशनल एवरेज में अगर आप हेल्थ का देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप 5.6% ही इन्वेस्ट करते हो, खर्च करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर में 12% किया गया हेल्थ से। तो यहाँ पे आप पॉजिटिवली हम ये ले सकते हैं ना कि कंपटीशन से ज़्यादा ये है कि जिस पार्टी की जो चीज़ें अच्छी हैं उसको ले। जैसे अब अगर आप बीजेपी की बात करोगे ना तो इनकी एक अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये लोग है ना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा खासा फोकस करते हैं। जैसे ब्रिजेस बनवाना, रोड बनवाना, पिछले 2 डेकेड से देखना अच्छा खासा टनल्स बन रहे हैं, सी रूट्स बन रहे हैं, है ना, रोड्स बन रहे हैं और अच्छे खासे बहुत। तो ये एक हर एक पार्टी का प्रोज एंड कॉन्स होता है।
अब जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी का एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर्स पे फोकस है। अब सोचिए एक ऐसी पार्टी है जिसमें ये सारी खूबियाँ हैं, तो देश की तरक्की आप समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। खैर इसके अलावा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, जैसे अभी रिसेंटली नीति आयोग ने भी निकाला था हेल्थ स्टेट करके इंडेक्स, जिसमें बताया गया था कि कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा बोरो लेता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, यानी कैपेसिटी उसकी डिसाइड होती है उसकी इनकम से ज़्यादा वो कितना जो है डेप्ट लेता है। तो उसमें सबसे बुरा जो रिजल्ट था, बुरा तो नहीं, सबसे अच्छा जिसने परफॉर्मेंस किया था वो था उड़ीसा ने, जिसने सबसे कम जो है बोरो लिया। ठीक है, तो उसी कैटेगरी में दिल्ली भी आता है। दिल्ली ने सिर्फ और सिर्फ 0.7% तक ही लिया है। ठीक है, लेकिन राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन स्टेट्स का, पंजाब हो गया, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डेप्ट लिया अपनी इनकम से ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा लाइबिलिटी की भी बात करोगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें ब्लैक है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो यहाँ पे जो है इन्होंने बताया कि देखिए बिहार में बहुत बहुत बुरा हाल है, 4 गुना कम है इलेक्ट्रिसिटी का। गुजरात भी अच्छा नहीं है, दिल्ली इस चीज़ में काफ़ी अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी का। यहाँ पे गीगावाट 1600 के आसपास गीगावाट अवेलेबल रहता है, लेकिन वहीं 1400 गीगावाट ही है गुजरात में। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो का देखोगे तो देखिए यहाँ पे अभी नीति आयोग का रिपोर्ट 2023 बताता है, जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। इसमें दिल्ली का काफ़ी अच्छा खासा रिड्यूस हुआ है पॉपुलेशन, जो पॉवर्टी है वो 4.4 तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु का 2.2 है, लेकिन बिहार जो अभी तक के पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉवर्टी है ना, वो बिहार में है 55%। इसके बाद आता है आपका झारखंड। ठीक है, इसके बाद असम आता है, उसके बाद मणिपुर है। मणिपुर या मिजोरम में से एक स्टेट है, मिजोरम आई थिंक, हाँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने हुए हैं। मतलब यहाँ पे ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं ना, एक कंपैरिजन है कि एक बीजेपी स्टेट, एक नॉन बीजेपी स्टेट, एक अदर रीजनल पार्टीज़ के। ठीक है, कंपैरेटिवली है, बाकी तो इसके अलावा यहाँ पे सिंगल इंजन तो वही है सब। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बात है कि देखिए आम आदमी पार्टी का ना, इनका फेलियर का रीज़न बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ पे फोकस किया, वुमेन सेंट्रिक पे फोकस किया, सेफ्टी सिक्योरिटीज़ पे, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक की जो ग्रोथ होती है ओवरऑल परसेंटेज 3.2% ही रही है, ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डेवलपमेंट नहीं देखा गया है, तो एक रीज़न है। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में देखिए हमें काम नहीं आएगा, लेकिन पॉजिटिवली हम ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स से ज़्यादा एक दूसरे की पार्टी से अच्छी चीज़ों को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ना। तो बस ऐसे ही। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल देखें, यहाँ पे है ना, ये चूहे पे एक रिसर्च हुआ था एक्चुअली, है ना, जैसे चूहा के जो दिमाग है, ब्रेन से ये स्टडी करी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा कि चूहा जब घबराता है तो वो कैसे कंट्रोल करता है। तो इसमें ना इन्होंने बताया कि ब्रेन का है ना 2 साइड होता है इसका, एक होता है वर्टेक्स, विजुअल वर्टेक्स होता है, विजुअल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ होती है इसकी, 2 नाम बताया इसमें देखिए, एक होता है जो एक साइड होता है विजुअल कॉर्टेक्स, एक होता है व्लेगन, VLGN। ठीक है, जिसको वेंट्रोलैटरल जेनिक्यूलेट न्यूक्लियस कहते हैं। तो जो ये आपका जो विजुअल कॉर्टेक्स है ना, इसके पास सारा प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, और जो ये व्लेगन है VLGN, ये इमेजिनेशन करता है, जैसे कुछ भी हो जाएगा तो क्या होगा, कोई डर है, कोई चीज़ सता रही है, तो ये इमेजिन करता है, और इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो विजुअल कॉर्टेक्स है। तो विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये व्लेगन पे हावी होता है और कंट्रोल करता है इमेजिन करने के लिए। तो क्या होता है, डर कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे अभी रिसर्च पता ही चली है, अब इस पे जो है ड्रग्स बनाया जाएगा। आप पूछ सकते हो क्या यूज़ है, देखिए इससे एक्चुअली क्या है, इंसान में भी, क्योंकि जो ये रैट्स वगैरह, माइस वगैरह जो होते हैं ना, इनसे क्या होता है कि काफ़ी इनका सिस्टम जो ब्रेन का हो गया, डाइजेस्ट सिस्टम हो गया, ये हमारे ह्यूमन से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और आपको पता है एक्सपेरिमेंट तो करना है, अब सीधा हम इंसान पे तो नहीं कर सकते ना, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन पर रिसर्च करते हैं, और इससे पता चलेगा। अब जैसे डर एक चीज़ है, बहुत लोगों को एंजाइटी होती है, नर्वसनेस बढ़ता है, तो अब इन रिसर्च से क्या होगा ना, आप इसके लिए ड्रग बना सकते हो एक, कि किस तरीके से जो वर्टिक्स है, ऐसे ही ब्रेन हमारा भी काम करता है, राइट साइड लेफ्ट साइड का, तो किस तरीके से जो डर है उसको कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट इमेजिनेशन की, जो इमेजिनेशन जो आपको डराती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, इमेजिनेशन की वजह से ही तो इंसान घबराता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल क्या है, ये स्टोरी की तरह बताती हूँ। देखिए अभी क्या है, आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जी एकदम मतलब पगला गए हैं, ऐसे कह सकते हैं ना, बिल्कुल ही कुछ भी जो है एक्शंस उठाए जा रहा है उनके द्वारा। अब वही बात, अब वो ऑर्डर देते हैं और उनके एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करने लग रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के नेशन ने ना, उन्होंने अपने लोकल के जो लॉज होते हैं लैंड से रिलेटेड, उसमें कुछ चेंजेस करे हैं, और इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है, साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ये कहती है, अब गवर्नमेंट को अगर लगता है कि कोई भी लैंड जो है वो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए वो लैंड एक्विजिशन करना गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है, तो
तो वो एक्विजिशन कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, वो उसके लिए जो है कंपनसेशन नहीं देगी, वो किसी का भी लैंड हो, ठीक है। तो इस चीज़ का जो अगेंस्ट है यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा, उनके पार्टीज के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ये एग्रेसिव एक पोजीशन बताया गया है साउथ अफ्रीका का। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं वाइट जो फार्मर्स होते हैं उनके अगेंस्ट किया जा रहा है साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा, या साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा ये गलत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मुद्दा था। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है एक्सप्रोप्रिएशन एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो रैम्फोसा जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपना ट्वीट भी किया कि देखिए एक्सप्रोप्रिएशन जो है ना, वो एक्ट यानी लैंड का लेना, यानी गवर्नमेंट के द्वारा लैंड को अपने अंडर में ले लेना, ये कोई पहली बार नहीं है, ये लॉ में ऑलरेडी था, ठीक है। तो इस चीज़ पे यहाँ पे नाराज़गी जताई जा रही है। तो लेकिन देखिए इशू पता क्या है, अब इससे क्या हो गया, अब ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा, यूएसए है ना, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़ा इशू है एड्स और एचआईवी का। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा, यानी नियरली 9% जो है 9 मिलियन लोग जो पेशेंट है ना, वो सिर्फ साउथ अफ्रीका से ही आते हैं, ठीक है, ये पेशेंट्स एचआईवी एड्स के। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूएसए के द्वारा पेप्फर यानी प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ करके एक फंड है, जिसके द्वारा वो कम से कम हर साल 300-400 मिलियन जो है फंड ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब ये बात कह रहे हैं कि अब ये इसको रोक देंगे, ठीक है। ऑलरेडी यूएसए देखिए तभी सनक चुके थे, क्योंकि 2023 में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका ने है ना यूएसए के अगेंस्ट और इजराइल के अगेंस्ट ना केस कर दिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। किसके लिए, पैलेस्टीन को लेकर, कि पैलेस्टीन पे लोगों को जो है इजराइल जो है पैलेस्टीन के लोगों को मार रहा है और जो भी जीनोसाइड किया जा रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो वहीं से ही इशू शुरू हो चुका था साउथ अफ्रीका का। अब ये लैंड एक्विजिशन वाला मामला और गर्माहट हो गई, ठीक है। तो ये एक मुद्दा है इनका। अब यहाँ बात आ जाती है लैंड एक्विजिशन में, तो यहाँ पे इंडिया की बात आ जाती है, या इंडिया के साथ साथ और भी नेशंस की क्या सिचुएशन है, क्योंकि देखिए चाहे वो यूएसए हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो इंडिया हो, इनमें कॉमन पता क्या है, ये सारे कॉलोनाइज रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन के जो लॉज है ना, लैंड लॉज, जो लैंड के लॉज हैं, उनसे हमारा काफ़ी कुछ मैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे राइट टू प्रॉपर्टी यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, तो 12th सेंचुरीज में ना किंग जॉन जो है इंग्लैंड के, उन्होंने मैग्ना कार्टा लाया था। मैग्ना कार्टा क्या कहता है कि भैया राजा ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, किंग जो है वही सब कुछ नहीं है, यहाँ पे लॉ मैटर करेगा। लॉ से बढ़ के अगर लॉ को लगता है किसी भी लैंड का एक्विजिशन करना ज़रूरी है तो कर सकता है वो, लेकिन राजा अपने मन मर्जी से नहीं करेगा, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे ही वो करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा जो लैंड है वो राइट टू प्रॉपर्टी हो जाता है सिटीजन का, ठीक है। तो इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे तो 1791 तक भी यही था कि कोई अमेंडमेंट नहीं था। 1791 के बाद यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया और उन्होंने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हो फॉर द यूज़ ऑफ पब्लिक के लिए, है ना, तो आप ले सकते हो, गवर्नमेंट ले सकती है। सेम साउथ अफ्रीका में भी था। सेक्शन 25 साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है, परमिट करती है वो डेप्रिवेशंस के लिए प्रॉपर्टी का, ठीक है, ठीक है। अगर हम वैसे ही अगर इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें तो सीधा सीधा था भैया आर्टिकल 19 आपका फंडामेंटल राइट है, यानी जो प्रॉपर्टी है वो लीगल राइट है ना, सॉरी लीगल नहीं, फंडामेंटल राइट है। दैट मीन्स अगर इंसान की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट या कोई भी एंटिटी छीनती है तो वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके पिटिशन या फाइल कर सकती है। लेकिन उस चीज़ का अमेंडमेंट किया गया 1978 में, ठीक है। 300 आर्टिकल ए के तहत जो है यहाँ पे आर्टिकल 19 को जो है लीगल दे दिया, राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 19 से हटा दिया गया, इसको नए आर्टिकल में लिस्टेड किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 31 में ये बोला कि प्रॉपर्टी जो है भैया आप नहीं ले सकते, इसे छीन नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न है, ठीक है, तो आप एक्वायर कर सकते हो। तो वहाँ पे जो है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है यहाँ सस्पेंड हो जाती है जब आर्टिकल 13 डोमिनेंट रहता है, ठीक है। तो अब ओवरऑल प्रेजेंटली ये भी है कि इंडिया का जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो लीगल राइट्स हो जाता है, ना कि आपका फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये है लैंड एक्विजिशंस का, ठीक है। तो ये आज का ओवरऑल आर्टिकल था। तो एक बार मैं स्टेट उसका दिल्ली का इलेक्शंस का भी कुछ दिखा देती हूँ, एक मिनट को। यहाँ पे देखिए दिल्ली का जो मॉडल है ना वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे स्टेट के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये यूटी में आता है और इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी कहते हैं और आर्टिकल 239 ए के तहत जो है इसे ये दर्जा दिया गया है। इसे अमेंडमेंट करके ही मिला था कॉन्स्टिट्यूशन के 69th अमेंडमेंट में, ठीक है। बालकृष्ण कमेटी की सेटअप पे हुआ था ये। और 239 ए जो है इसमें ये कहता है कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा ना, एडमिनिस्ट्रेटर और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही होगी। इसके पास स्टेट लिस्ट होगा, जैसे स्टेट लिस्ट के पास अपने खुद के पावर्स होते हैं, लेकिन इसमें
सिर्फ 3 पावर छोड़ के बाकी सारे पावर स्टेट के पास होगा। उसमें है पुलिस पावर, ऑर्डर और लैंड। ये पावर जो है दिल्ली के गवर्नमेंट के पास नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एलजी है वो जो है एक्ट कर सकते हैं एज अ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे डिसीजन ये प्रेसिडेंट्स के लिए भी रख सकते हैं, कोई भी बिल अगर पास होता है, और ओपिनियन भी दे सकते हैं यहाँ पे एलजी जो है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आर्टिकल्स हैं यहाँ पे इलेक्शंस की वजह से। इलेक्शन कमीशन के बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन रिवाइज कर लीजिएगा। कौन सा आर्टिकल है 324 से 329, 324 क्या कहता है, ठीक है। तो ये बेसिक था बाकी आज का आर्टिकल। थैंक यू।